हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही जानदार शानदार और अच्छे होंगे, और अच्छे क्यों भी ना हो, क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी आने वाला है 1 महीने बाद। और अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप फिर लटक जाएंगे 1 साल के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा। तो देखिए, ये सेकंड पार्ट है अग्निवीर स्टोर कीपर टेक्निकल और अग्निवीर क्लर्क के लिए, जो कि इंग्लिश का मोस्ट 25 क्वेश्चन, जो हर साल 25 पूछता ही है, और मैं 25 क्वेश्चन लेकर भी आया हूँ। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या रहने वाला है? जनरल इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 2 को हम सॉल्व करेंगे। 1 तो हम कर ही चुके हैं, 1 को सॉल्व, और आज हम प्रैक्टिस 2 सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? फोर अल्टरनेटिव वेज ऑफ कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें सीधा सीधा इसमें क्या करना, जो डायरेक्ट स्पीच है हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देना। आर सजेस्टेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें क्या करना, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देना। ये हमारा सेंटेंस रहा, डोंट गो टू नियर द वाटर चिल्ड्रन सी सेड। मतलब डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन सी सेड, ये क्या दे रहा है? ये चेतावनी दे रहा है, वार्न कर रहा है। डोंट गो टू नियर द वाटर, वाटर के नियर एकदम करीब में नहीं जाना। ये चिल्ड्रन सी सेड, तो हमारा देखिए इसको हम इनडायरेक्ट में बदलना, कन्वर्ट करना है। तो देखिए, सी सजेस्टेड, सलाह तो देगा नहीं, क्योंकि वो क्या दे रहा है, वो चेतावनी दे रहा है, तो सलाह तो देगा नहीं। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सी आस्क्ड द चिल्ड्रन, क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है, वो अपनी चेतावनी को दे रहा है, चेतावनी। तो चलिए देखिए, सी अर्ज्ड द चिल्ड्रन दैट दे माइट नॉट गो टू द नियर द वाटर, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो देखिए सी वार्नड, देखिए ये भी सही है, वार्न चेतावनी देना, द चिल्ड्रन किसको चेतावनी दिया? चिल्ड्रन को। नॉट गो टू द नियर द वाटर, देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। सी वार्न द चिल्ड्रन नॉट गो टू नियर द वाटर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा, अच्छे से मैच कर रहा है ये, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन। देखिए क्या कह रहा है, हार्डली रिच्ड द होम व्हेन सी रेन स्टार्टेड। तो हमारा 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या सी होगा? नहीं, हार्डली सी रिच्ड द होम व्हेन सी स्टार्टेड, हैड सी, डिड सी, सी हैड। तो हमारा जो 2 का जो राइट आंसर हमारा होगा, वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हैड सी जो है, ये एक प्रकार का इन्वर्सन है। अब इन्वर्सन आप कहेंगे सर ये इन्वर्सन क्या होता है? इन्वर्सन वर्ब को सब्जेक्ट के पूर्व, मतलब जो वर्ब होता है सब्जेक्ट से पहले नहीं लगता, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगता है, आपने सुना होगा हमेशा। लेकिन जो इन्वर्सन में होता है, वो वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के भी पहले लग जाता है, इसी को आप इन्वर्सन कहते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट के पहले क्या लगा, हैड जो है वो वर्ब है, तो हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसी को इन्वर्सन कहते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन। द बॉस वांट टू नो डैश 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 डन द जॉब, हाउ आई हैड दैट, हाउ हैड आई, हाउ वुड आई हैव, हाउ हैड आई। जो हमारा 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाउ आई हैड, हाउ आई हैड इज the right answer of question number 3. The boss want to know how I had done the job, और how I had क्यों लग रहा है ये भी हम समझ लेते हैं। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान में हाउ हैड इसलिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि जब क्रिया वर्ब नो, नो, डिस्कवर, वंडर, एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड, फाइंड आउट आदि का प्रयोग हो तो हाउ के साथ होता है। तो इसके ठीक बाद इनफाइनाइट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग किया जाएगा। अतः इस स्थिति में विकल्प हमारा ए जो है बहुत सटीक बैठ रहा है, तो 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं, बने रहिए और अच्छे से आपने तैयारी को करके जाइए, जिससे आपका मोटिवेशन और हाई रहे और आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाए। इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखते हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये हमें बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हम देख लेते हैं, एब्डिकेट, एब्डिकेशन, एब्डिकेट, एब्डिकेशन, एडॉप्ट, एडॉप्शन, अफेक्ट, अफेक्शन। तो हमारा इसमें से कौन सही नहीं होगा? आप ही समझ गए होंगे, इतना सरल, इतना इजी क्वेश्चन है। आप अगर इसको नहीं कर पा रहे तो आपके लिए बहुत मुसीबत होने वाले है। फिर कोई नहीं, मुसीबत होगी, लेकिन आप अगर अच्छे से, कितने भी कमजोर हो,
आप अच्छे से अपने लेवल को बूस्ट अप कर सकते हैं। डेली लर्न करके, डेली प्रैक्टिस करके आप सुधार सकते हैं अपनी पढ़ाई को। तो देखिए एब्डिकेट, एब्डिकेशन सेंटेंस देखिए स्टार्ट हो रहा है, बस इसमें लग जा रहा है नाउन, कि वर्ब वर्ब है और ये देखिए नाउन है, तो सेम है। एब्डिकेट, एब्ड्यूकेशन ये गलत है। और बाकी देखिए एडॉप्ट, एडॉप्शन, अफेक्ट, अफेक्शन, ये सभी सेम करेक्ट है। बाकी जो बी वाला है वो रॉन्ग हो जाएगा, पूछा है हमें रॉन्ग चाहिए था, तो हमारा इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द मास्कुलिन जेंडर ऑफ गोस इज, द मास्कुलिन जेंडर ऑफ GOOSE, गोसे इज, गोसे का मास्कुलिन जेंडर होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमें बता रहा है, गोस शब्द का जो कि हंस, बत्तख जैसा बड़ा सफेद पक्षी जिसे मीन्स के लिए पाला जाता है, जिसे मीन्स, सॉरी मीन्स नहीं दोस्तों, मीट के लिए पाला जाता है, का मास्कुलिन पूलिंग जेंडर हमसे पूछ रहा है। मास्कुलिन फीमेली नहीं पूछ रहा है, पूलिंग जेंडर पूछ रहा है। तो इसका हमारा पूलिंग जेंडर क्या होगा? GOOSE का जो मास्कुलिन पूलिंग जेंडर होगा वो गेंडर, जेंडर, गेंडर इज द राइट आंसर दोस्तों। GANDER, गेंडर इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गेंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द मीनिंग ऑफ द आइटम्स अ ब्रोकन रीड इज, ब्रोकन रीड इज का मीनिंग क्या होगा? आइटम्स पूछ रहा है हमें, आइटम्स अ ब्रोकन रीड, अब ब्रोकन रीड का क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? चलिए हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ब्रोकन रीड का मतलब समझ लेते हैं का, इसका मतलब होता है अविश्वसनीय व्यक्ति, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रेयर, पोर्टेल, एफर्ट, ये सब इस पर विश्वास आप कर सकते हैं। सडन, ग्रेक, शॉक, लेकिन अनरिलेबल, अनरिलेबल जिस पे विश्वास ही ना किया जा सकता, अनरिलेबल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द करेक्ट स्पेलिंग इज, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग देखना है, कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है? तो देख लिए, एकोमोडेट, 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 ये दोनों देखिए से ये गलत है। एकोमोडेट नहीं होता, एकोमोडेट ये भी नहीं होता है। ACCOMMODAT, एकोमोडेट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव, पर्सनल टू माई सेल्फ जो होता है वो क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव दोनों होता है। तो हमारा 8 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस, टीचिंग एक क्या है? एक विज्ञान है। द अंडरलाइन वर्ड्स इज वर्बल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, नॉन ऑफ द अबव। जो हमारा इसका राइट आंसर 9 का हो जाएगा वो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टीचिंग एक वर्बल नाउन है और क्रियावाच्य संज्ञा है, यही कारण ऑप्शन ए वर्बल नाउन हो जाएगा। वर्बल नाउन, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Which one of the following sentences is a grammatically corrected? ग्रामर रूप से कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है? Everyone should pray God, he wrote to me, he wrote me, he suggested me this। तो जो हमारा 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। he wrote to me, he wrote to me वो ग्रामेटिकली रूप से क्या है? करेक्ट है। तो हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ग्रामर रूप से इसमें से कौन सा गलत है ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो हमारा इसका देख लेते हैं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? चलिए देखते हैं इसको। राइट इन इंक, ही थ्रू द स्टिक इनटू द रिवर, वी वेंट नियर द स्टेशन, ही वॉज अ फेवरेट विथ हिज फ्रेंड। तो इसमें से राइट इन इंक ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, और
ही थ्रू द स्टिक इनटू द रिवर, ये भी सही है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। और ऑप्शन वी वेंट नियर द स्टेशन, ये जो हमारा है ऑप्शन गलत है। और क्यों गलत है इसके बारे में जान लेते हैं हम, क्योंकि ग्रामर दृष्टि से वी वेंट नियर द स्टेशन में वेंट की जगह पर वी गो होगा, वी गॉन टू द नियरेस्ट स्टेशन, ये होगा ऑप्शन। तो हमारा सी रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सभी ही वॉज अ फेवरेट विथ हिज फ्रेंड, ये भी सही है। हमारा 11 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ये भी इसी से पूछा है दोस्तों। 3 क्वेश्चन देखिए, इससे ग्रामर से शुद्धिकरण से पूछ लिया क्वेश्चन। वी रेयरली सी अ लायन, वी स्केयरली सी अ लायन, स्केयरली मतलब होता है डरना। ही प्लेड गुड, ही लिव्स मिसेरली। तो हमारा जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा वो वी रेयरली सी अ लायन, वी रेयरली सी अ लायन इज द राइट आंसर है, क्योंकि वी स्केयरली सी अ लायन ये हमारा जो है ये गलत है। ही प्लेड गुड, ही लिव्स मिसरली, ये सभी ऑप्शन गलत है। हमारा ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये ग्रामर रूप से करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। Which of the following pairs is mismatched with refers to masculine feminine gender sequence, और masculine और feminine पुरुष और महिला के संबंध में कौन सा सीक्वेंस क्या है, मिसमैच है, गलत मैच है। तो देख लेते हैं इसका हम लोग। इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी होगा दोस्तों, क्योंकि देख लेते हैं जो बोर होता है वो सो से मैच करता है, बक जो है डीओ होता है, फॉक्स जो होता है वैक्सीन होता है, फॉक्स जो होता है वैक्सीन होता है, बक रैबिट जो होता है बक रैबिट, पी रैबिट नहीं होता है दोस्तों। तो हमारा इसका जो मिसमैच्ड है वो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following is not a synonyms of frenzy? फ्रेंजी का synonyms वर्ड कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम देखते हैं। वो रेंज फ्रेंजी का मतलब देख लेते हैं अब क्या होता है। छल, माया, धोखा, ये शब्द फ्रेंजी उन्माद, आवेश का सैनोनिम्स होता है। जो फ्रेंजी का मीनिंग हिंदी होता है उन्माद, आवेश, मतलब जो होता है जो क्या कहते हैं आवेश में आवेश में कोई काम कर दिया, इसी को फ्रेंजी बोलते हैं। तो इसका क्या होगा रेंज, इसका रेंज गुइल एक्सलीमेंट इन होस, रेंज एक्सलीमेंट इन हॉसिस एंथोसिस, ये सभी होगा फ्रेंच का, बट GUIL गुइल जो है इसका ये नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 का बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं, और इसके बाद हम जो है पैराग्राफ 16 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन हमारा होगा वो पैराग्राफ बेस्ड होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपका पांचों का पांचों चाहे तो आप सही कर सकते हैं, वो घुमावदार नहीं होते हैं। अच्छे से अगर आप पैराग्राफ को पढ़ लेते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए, चूज द अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कैन द डॉक्टर क्योर हिम अथेम्स। तो ये क्या कह रहा है, सेंटेंस क्या है, कैन द डॉक्टर क्योर हिम डैश एथिज्म। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज द राइट आंसर, क्योंकि जो क्योर हिम के बाद ऑफ का उपयोग सर्वाधिक होता है, हिम ऑफ एथिज्म, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑफ का प्रयोग उचित है, इस स्थान पर ऑफ का प्रयोग बहुत ही उचित माना जाता है और इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, मैंने आगे भी बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बताया यहाँ से आपको पैराग्राफ रीड करना है, उसके बाद आपको 16 से 20 तक का क्वेश्चन आपको आराम से सॉल्व करने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द आंसर गिवन द बिलो ईच क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं रीड करूंगा। देखिए यहाँ तक, इसको पोज करके, वीडियो को पोज करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, इसका हिंदी भी मीनिंग आपको मैं बता ही दे रहा हूँ। चलिए अब मैं रीड करना शुरू करता हूँ, ध्यान से देखिएगा आपको, आप सभी लोग। द गुड बुक ऑफ द हावर देन आई डोंट नॉट स्पीक ऑफ बैड वंस इज सिंपली द यूजफुल ऑफ प्लेजेंट talk of some person whom you cannot otherwise converse with
printed for you, very useful, often telling you what you need to know, very pleasant, often as a sensible friend's present talk would be. This prized account of travels, good humored and witty discussion of question, lively or pathetic storytelling in the form of novel fact telling by the real against concerned in the events of passing history. All these books of the Howard multiplying among us as education because becomes more general are peculiar characteristics and positions of the present age. We ought to be entirely thankful for them and entirely ashamed of ourselves if make no good use to them, but we make the worst possible use if we allow them to observe the place of true books. For strictly speaking, they are not books at all but merely letters of newspaper in good print. तो चलिए हम इसका हिंदी मीनिंग अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि बिना इसका मतलब आप हिंदी जाने अच्छे से सॉल्व ही नहीं कर सकते इसके क्वेश्चन को। अगर आप हिंदी अच्छे से समझ लेते हो तो सभी क्वेश्चन में आप अच्छे से समझ सकते हो। इसका जो मतलब हो रहा है, ये जो बता रहा है किताब क्या है, किताब के बारे में लेखक अब चर्चा कर रहा है। एक अच्छी किताब किसी ऐसे व्यक्ति की उपयोगी या सुखद बातचीत की तरह है जिससे आप व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकते। यह आपको वह जानकारी देती है जिसकी आपको जरूरत है। किताबों के प्रकार के बारे में भी लेखक चर्चा कर रहा है। उसने बताया है कि इनमें यात्राओं के वृतांत, हास्य से भरी चर्चाएं, उपन्यासों के रूप में रोचक कहानियां और वास्तविक घटनाओं के तथ्य शामिल हो सकते हैं। और शिक्षा का प्रभाव इस प्रकार है कि जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, ऐसी किताबों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। ये आधुनिक युग की एक विशेष पहचान बन गई है। और लेखक हमें इससे सावधानी भी बताता है कि लेखक का कहना है कि हमें इन किताबों का आभारी होना चाहिए, लेकिन इनका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। और आगे लेखक क्या कह रहा है कि जो सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम इन सामायिक किताबों, बुक्स ऑफ द हॉवर्स, को असली किताबों, ट्रू बुक्स का दर्जा दे देते हैं। लेखक के अनुसार ये वास्तव में किताबें नहीं हैं, बल्कि केवल अच्छी छपाई वाले पत्र या अखबार की तरह है जो कुछ समय के लिए ही काम आते हैं। और मोटी मोटा बताएं तो लेखक यह कह रहा है कि यह लेख बता रहा है कि हमें ज्ञानवर्धक और मनोरंजक किताबों का आनंद अवश्य लेना ही चाहिए, लेकिन उन्हें जीवन की महान और अस्थायी साहित्य ट्रू बुक्स के साथ नहीं मिला देना चाहिए। तो आई होप आप हिंदी इसका मीनिंग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा वीडियो आप देख सकते हैं। अब चलिए हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द गुड बुक ऑफ द हावर वेरी यूजफुल। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का क्या कह रहा है, जो ऑथर हमें बता रहा है वो क्या कह रहा है, according to the author the good book is very useful to because use in gives the information as per our requirement. So option A is correct because it gives the information required by you. जो आपको उसमें जानकारी प्राप्त करना होगा, आपके लिए जो आवश्यक होगा वो बुक में दिया है। आपके आवश्यकता अनुसार आप उससे इंफॉर्मेशन, ज्ञान जुटा सकते हो। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखा ना, इसीलिए कहा अगर आप अच्छे से रीडिंग कर लेते हो तो आपको इसमें दिक्कत ही नहीं आने वाली है ऐसे क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इसमें से, ये तो और इजी क्वेश्चन है, इसमें से ये बता रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो आपने पढ़ा पैसेज उसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। तो देख लेते हैं, द बुक ऑफ द हावर आर मल्टीप्लाइंग। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि जो बुक्स ऑफ हावर्स है ये है मल्टीप्लाइंग, साहित्य, रोमांचक, हास्यप्रद है, ये सभी से भरा हुआ है, मल्टीप्लाइंग है। और बी देख लेते हैं, दे आर पेनिसुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रेजेंट एज। ये भी सही है, क्योंकि आगे हमने पढ़ा है इसके बारे में। और देख लेते हैं आगे, दे आर ट्रू स्पेक्ट्रस ऑफ देयर राइटर्स।
जो ये कह रहा है ये क्वेश्चन, ये सी जो हमारा है ये बिल्कुल गलत है। दे आर ट्रू स्पेक्टर शास्त्र धर्म ऑफ देयर राइटर्स। शास्त्र और धर्म के बारे में हमारा जो राइटर है इसने नहीं लिखा है, शास्त्र धर्म के बारे में नहीं बताया इस पैराग्राफ में। तो हमारा सी जो होगा ये रॉन्ग आंसर उसका हो जाएगा। तो हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए, उस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डज द राइटर डिफाइन द गुड बुक ऑफ द हावर। हाउ डज द राइटर डिफाइन द गुड बुक ऑफ द हावर। राइटर गुड बुक को कैसे, किस प्रकार से व्यक्तित्व करता है, किस प्रकार से बताता है। चलिए 18 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, इट इज द यूजफुल और प्लेजेंट टॉक ऑफ समवन इन प्रिंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, which of the following conclusions based on the passage is not true। 19 का जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ट्रू बुक्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय बुक्स ऑफ द हावर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये आखिरी क्वेश्चन है उस पैसेज का। द बुक ऑफ द हावर्स डज नॉट डील विथ वन ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई। ट्रेवल, अकाउंट, स्टोरी टेलिंग, फैक्ट टेलिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। किसके लिए आइडेंटिफाई नहीं है, डज नॉट डील विथ वन ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए आप। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है उसका राइट आंसर जो होगा प्रिजर्वेशन ऑफ द नॉलेज, ये डज नॉट डील, इसके अनुसार ये नहीं है। फैक्ट टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग है, ट्रेवल अकाउंट है, सभी के बारे में जानकारी देता है ये जो बुक है हमें, लेकिन प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज इसकी जानकारी हमें नहीं देता है, इसके अनुसार ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, देखिए इसमें भी आपको डायरेक्शन दे दिया क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 21 से 23 तक हमें क्या करना है, चूज the option which is closest in meaning to the words given in capitals। capitals जो कैपिटल लेटर में दिया है उस मीनिंग के अनुसार आपको चूज करना है। क्लोजेस्ट मीनिंग मतलब साइनोनिम्स पूछ रहा है आपको, नियरेस्ट मीनिंग, क्लोजेस्ट मीनिंग पूछे तो समझ लीजिए आपको साइनोनिम्स पूछ रहा है, SYNONYMS साइनोनिम्स पूछ रहा है आपसे। चलिए तो मॉडरेट का साइनोनिम्स क्या होगा, मॉडरेट का साइनोनिम्स क्या होगा, मॉडरेट, क्वेश्चन नंबर 21, मॉडरेट का साइनोनिम कंप्रोमाइजिंग, आइडियलिस्टिक, सुपरफिशियल या नॉट एक्सट्रीम, कौन सा होगा। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, नॉट एक्सट्रीम, मॉडरेट नॉट एक्सट्रीम। इसका राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा नॉट एक्सट्रीम, क्योंकि मॉडरेट उदारवादी का सही साइनोनिम्स होता है नॉट एक्सट्रीम। कॉम्प्रोमाइजिंग समझौता करना होता है, आइडियलिस्टिक होता है आदर्शवादी होता है, और सुपरफिशियल जो होता है सतही पृष्ठीय होता है। अतः इस स्थिति में हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इग्नोमिनी का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इग्नोमिनी का जो हिंदी मतलब होता है बदनामी, कलंक, अपशय का, जो इसका तो इसका सही शब्द हो जाएगा, जो समानार्थी शब्द हो जाएगा, क्लोजेस्ट मीनिंग हो जाएगा पब्लिक सेम। तो पब्लिक सेम इज द राइट आंसर। इग्नोरमी का जो होता है बदनामी, कलंक, अपशय होता है, तो पब्लिक सेम, अतः पब्लिक सेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द ऑपोजिट ऑफ क्लैंडस्टीन इज, द ऑपोजिट ऑफ क्लैंडस्टीन, क्लैंडस्टीन का ऑपोजिट ऑफ एंटोनिम्स पूछ रहा है दोस्तों यहाँ से, क्लैंडस्टीन का ऑपोजिट क्या होगा। तो हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा ओपन। क्लैंडस्टीन का मतलब क्या होता है, गुप्त रहस्य, गुप्त रहस्य, ओपन मतलब खुला कर देना। इसका क्लैंडस्टीन मतलब होता है गुप्त और रहस्यमय रखना, लेकिन ओपन कर देंगे सब कुछ खुला हो जाएगा, सबके सापेक्ष में रख देना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 24 से 25 तक भी देखिए आपको डायरेक्शन दे दिया क्या करना है, choose the sentence which makes appropriate use of verbs given the brackets। क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए क्या कह रहा है, द पुलिस किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे। अगर पुलिस आपको मारना चाहे तो इफ यू ट्राई टू रन अवे, तो क्या आप कोशिश करोगे भागने के लिए, तो क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए द पुलिस किल्स यू इफ यू ट्राई टू रन अवे, द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे। इसका सी देख लेते हैं, द पुलिस मे किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे।
द पुलिस वुड किल यू इफ यू वुड सेल ट्राई टू रन अवे। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे। अगर आपको ये विल मतलब जो पास्ट फ्यूचर में दे दिया, अगर पुलिस आपको मारना चाहेगी तो आप क्या करेंगे, आप भागना, आप कोशिश करोगे ना भागने के लिए। अगर आपको पुलिस मारना चाह रही है तो आप छुप के ऐसे बैठे थोड़ी रहोगे, भागोगे ही ना इधर उधर। तो हमारा इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सभी मेरी जो इतने मेहनत और लगन से आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका एक लाइक, एक प्यार हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और ऐसे ही रिलेटेड हम इतने प्रैक्टिस सेट आपको 1 महीने के अंदर दे देंगे, ताकि आपका पूरा एग्जामिनेशन हॉल आपकी खुशी से भर जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन को चलिए कर लेते हैं। आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट। तो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, आई हैड बीन देयर सिचुएशन वाज डिफरेंट, आई वाज देयर सिचुएशन वाज डिफरेंट, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, हैड आई बीन देयर सिचुएशन हैड बीन डिफरेंट। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? देखिए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, हो सकता है। तो हमारा मेरे ख्याल से ये राइट आंसर सी होगा, क्योंकि हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, ये सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। अच्छे से आप लोग देख लीजिए। आई होप आपको 25 से 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वो पैसेज में आपको दिक्कतें पड़ रही होंगी, क्योंकि पैसेज को आप अगर हिंदी मीनिंग नहीं समझ पाओगे तो वो दिक्कत होगा। इसके लिए आपको रोजाना एक एक क्लास 12 या किसी भी चैप्टर या बड़े बड़े मैगजीन वो यूट्यूब पर आते हैं, और या फिर आप टेलीग्राम पर ही देख सकते होगे। न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है ना इंग्लिश का, आप न्यूज़पेपर फॉलो कर लो। डेली वाइज न्यूज़पेपर का पैराग्राफ आपको देता रहेगा। जब आप न्यूज़पेपर के पैराग्राफ को पढ़ते रहोगे तो आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये पैसेज को समझना और पढ़ना अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए।